चलो ठीक है। देखिए देखिए लास्ट क्लास में आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल शुरू किए हुए थे। हाँ, ये डायग्राम आपके सामने था। एक बार फिर से डायग्राम को हम हल्का सा एक शॉर्ट में रिवाइज करा देते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के चलते पॉइंट्स, इस पूरे सिस्टम के चलते, नेगेटिव पॉजिटिव सिस्टम के चलते ये पॉइंट सी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, या कहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए था। तो ईबी निकाले थे जो बी वाले चार्ज के चलते था, ये निकाले थे जो ए वाले चार्ज के चलते था। दोनों का वैल्यू ईबी ए निकाल दिए। हमको चाहिए था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सी पर, तो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई किया। जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई किए तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमको। दोनों को जोड़ने के बाद चूंकि एंगल दोनों के बीच का 0 डिग्री है तो 1 हो गया था। और ये फाइनली रिजल्ट हम लोग आया था। जो लोग वीडियो नहीं देख पाए थे लास्ट क्लास से जरूर देख लीजिएगा। मेन हम लोग यहाँ पहुंचे थे E इक्वल टू ई ए माइनस ई बी, इस इक्वेशन तक पहुंचे हुए थे। अब जो भी हम अगला पेज में जाएंगे यहीं से शुरू करेंगे इक्वेशन, ठीक है। आप लोग भी यहीं से कंटिन्यू करिएगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा नोट्स बनाते समय, यहीं से आप लोग शुरू करेंगे। बाकी याद रखिए ई ए का वैल्यू क्या है, ईबी का वैल्यू क्या है, क्यू बाय आर माइनस ए का स्क्वायर, और ई ए का वैल्यू क्या है, क्यू बाय आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। वो नेक्स्ट पेज में चलते हैं और शुरुआत यहीं से करते हैं। हमारे पास रिजल्ट जो आया था वहीं शुरू करते हैं। हम लोग को क्या ई बराबर क्या आ चुका है, यहाँ तक ई बराबर आ चुका है ई बी माइनस ई ए, यहाँ तक आ चुका था। ईबी का वैल्यू पुट करेंगे, ये ईबी का वैल्यू दोनों से के कॉमन लेते हुए सॉल्व करते हैं। के जब कॉमन ले लोगे तो ईबी इक्वल टू क्या बचेगा, एक्चुअली क्यू भी कॉमन आ जाएगा। के और क्यू दोनों का दोनों चूंकि दोनों में कॉमन है तो हम लोग दोनों को बाहर निकाल देते हैं, इसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा हम लोग के लिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, के और क्यू दोनों को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। के भी बाहर, क्यू भी बाहर, अंदर क्या बचेगा, ईबी वाला 1/r-a का स्क्वायर बचेगा, r-a का होल स्क्वायर बचेगा, -1/r+a का होल स्क्वायर बचेगा। ये पीछे का सारा सोल्यूशन था, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ के बाद बिल्कुल आसान सोल्यूशन हो जाएगा। ये के क्यू रन देते हैं, यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्या बचेगा, r-a का होल स्क्वायर और r+a का होल स्क्वायर। ये वाला एलसीएम लोगे तो ये यहाँ आ जाएगा r+a का होल स्क्वायर माइनस r-a का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बचा के क्यू, इसको सॉल्व करते हैं नीचे वाले में, ठीक है। ऊपर वाले को पहले सॉल्व करते हैं, नीचे वाले जो था उसको रन देते हैं फिलहाल। ऐसे इसको ऐसा कर सकते हैं, नीचे वाले को फिलहाल ऐसा कर, देखो r-a करके दोनों का स्क्वायर कर देते हैं एक साथ, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्वायर, इसका दोनों को साथ में रख के स्क्वायर कर दी, होल स्क्वायर कर दी। अच्छा ऊपर वाले को पूरा तोड़ दो स्क्वायर में, ऊपर वाले को पूरा तोड़ दो ए और बी के स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2ar हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये तो माइनस आ जाएगा इसके चलते, माइनस ए स्क्वायर माइनस, और इधर ला के इसको प्लस कर देगा, ए माइनस बी है तो माइनस आएगा, और ये वाला जो माइनस यहाँ से उसको प्लस कर देगा, तो कितना हो जाएगा 2ar आएगा। यही ओवरऑल रिजल्ट आएगा। अब एक आधा स्टेप और आपका रिजल्ट सामने है। ये देखिए, ये जो जो कट रहा काट दीजिए, देखिए ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, मिला जुला के ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 4ar बचेगा, और नीचे में देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, आप लोग पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर वही चीज है, ये उल्टा है, इधर से इधर आना है, आर माइनस ए आर प्लस बी, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बचे। ये रिजल्ट यहाँ तक आ गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक स्टेप और आगे आते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं, यहाँ से कुछ हम बाहर निकालते हैं, यहाँ से 2a को बाहर निकाल देते हैं, मतलब k को रहने देते हैं अपनी जगह पर, q को रहने देते हैं, यहाँ से सिर्फ 2a बाहर ले लेते हैं। जब 2a बाहर ले लीजिएगा तो देखिए अंदर जो जो बचेगा उसको लिख दिया जाए। अंदर में क्या बचेगा, 2a ले लिए तो 2 बचा, यहाँ 2r बचेगा, और नीचे में जो वैल्यू तो रहेगा ही, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये होल स्क्वायर तो अपनी जगह पर रहेगा ही। अब देखिए यहाँ बगल से इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ बगल में इसको फिर से लिखते हैं के। अब ये तो अंडरस्टूड सी बात है
इसको मिटा देते हैं क्या, ये तो काम हो गया, इसको मिटा ही दो। ये अंडरस्टूड से बात है कि ये Q इंटू टू ए पी होता है, डाइपोल मोमेंट जो हमने डिफाइन किया हुआ, हम जानते हैं P इक्वल क्या होता है, Q इंटू टू ए जो डिस्प्लेसमेंट या इसको डाइपोल लेंथ भी बोलते हैं। अंदर में क्या बचा 2r, अब ये लगभग सॉल्व हो गया है 2r बाय। अब देखो काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, मतलब पूरे स्क्वायर में से आर स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो ये आर पावर 4 बन के बाहर निकलेगा। जब आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आर पावर 4 बन के बाहर निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आर स्क्वायर की जगह तो 1 बचेगा, माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बचेगा, बाकी होल स्क्वायर तो रहेगा। ये स्टेप समझने में भी थोड़ा प्रॉब्लम आप लोग को हो रहा होगा, इसको मिटाते हैं, ये पावर में है, ठीक है। देखो एक्चुअली है क्या, ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर में से आर स्क्वायर बाहर लेंगे, ठीक है, तो बचे कितना आर स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर, तो वो जो आर स्क्वायर है आर पावर 4 हो जाएगा। एक स्टेप और आपका आंसर आ जाएगा। एक स्टेप और क्या करते हैं के, अब इस आर से इस आर को काट दो, बचा आर क्यू, तो बचा क्या के 2p बाय, अंदर जो बचा लिख दो 1 आर क्यू 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही मेरा मेन रिजल्ट रहा, ठीक है, यही मेरा ओवरऑल मेन रिजल्ट है, और इसी को याद रखना है। ये डेरिवेशन में इसका जरूरत पड़ता है, जो न्यूमेरिकल बनाएंगे तब भी इसका जरूरत पड़ता है, ये मेन रिजल्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, चूंकि हम जो डायपोल लिए हैं यहाँ पर शायद एक चीज हम नोट नहीं किए थे, हम वापस चलते हैं जरा, इस पेज में आते हैं, नहीं इस पेज में आते हैं, क्या लिखे थे, वी कंसिडर इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2a एंड मैग्नीट्यूड q, ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेंथ को हम छोटा मानेंगे आगे चल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये रिजल्ट आ गया। इसको आप कर दो इक्वेशन नंबर, हमको लगता है 1 के बाद एक 2 ही होगा, बीच में कोई इक्वेशन हम दिए नहीं होंगे, एक इक्वेशन यही होगा, एक इक्वेशन, चाहे इक्वेशन नहीं भी दिए हों, इक्वेशन दिए थे क्या हम, देखो तो हाँ 1 2 दिए हैं, तब ये 3 हो जाएगा, तब इसको आप 3 कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया। इस पर डिस्कशन पार्ट में हम लोग 2 बात करेंगे, इसके बाद इसी का डिस्कशन पार्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में, हम लोग जरा डिस्कशन कर लेते हैं इस रिजल्ट पर, क्योंकि डिस्कशन में 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट यह है कि फॉर शॉर्ट डायपोल, जनरली जो डायपोल हम लोग पढ़ेंगे वो शॉर्ट लेंथ का होता है, बहुत छोटा लेंथ का होता है। तो यदि डायपोल बहुत छोटा है, कहने का मतलब देखिए डायपोल ये हमारा है, इसका टोटल लेंथ क्या है 2a है, और ये जो दूरी था जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं ये दूरी r था। यदि डायपोल छोटा है तो r की तुलना में a बहुत छोटा हो जाएगा, ये तो दोनों पॉइंट है बहुत नजदीक हो जाएगा, तो a बहुत छोटा हो जाएगा। फॉर शॉर्ट डायपोल क्या होता है, a जो होता है बहुत छोटा हो जाता है किसकी तुलना में, a इज वेरी वेरी लेस देन r। तो जब a r से बहुत छोटा है तो a स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी बहुत छोटा हो जाएगा। हमारे पास जो फॉर्मूला है E इक्वल टू 1/4πε0 2p बाय आर क्यू, जो फॉर्मूला था उस पर लिख लेते हैं एक बार, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का पावर होल क्यू, यही था। यहाँ पर चूंकि a बहुत छोटा है r बहुत बड़ा है, तो a छोटा है r बड़ा है, ऊपर से आप इसको डिवाइड करें तो ओवरऑल ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि a बहुत छोटा है, देखिए a छोटा है और इस छोटे को आप बड़े से डिवाइड करें तो ये जो टर्म है ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा। जब ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा तो बचेगा 1, तो 1 का पावर क्यू मतलब 1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, रिजल्ट ये आ जाएगा 1 बाय, अच्छा हम के लिखे थे ना 1/4 अभी तक नहीं किए हैं, के दे रहे हैं तो के ही लेके चलिए, बाद में इसको चेंज कर देंगे, के ही दीजिए, हमको लगता है के ही लेकर चल रहे हैं ना, हाँ के ही लेकर चल रहे हैं, के ही लेते हैं हम लोग, बाद में लास्ट में इसको हम चेंज करना कहेगा, के कहाँ से आ गया अचानक सर, अचानक वाला काम नहीं करना है। तो के की जगह हम के को रहने देते हैं, देखो रिजल्ट आ चुका है 2p बाय आर क्यू, ये आपका एक्सप्रेशन मेनली याद रखना है,
है ना। इसमें ये पता चल रहा है, देखिए इस यहाँ पे लिख देंगे कैसे आया, नेग्लेक्टिंग ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बीइंग स्मॉल। इस बात को लिखना होगा, ये छोटा है इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से एक रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, देयरफॉर एक रिजल्ट निकल के आ रहा है कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। यानी किसी भी इलेक्ट, जैसे कि आपसे पूछेगा कि मान लो एक चार्ज है, इसके चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज के चलते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर का। कभी कभी क्या पूछेगा कि आपके पास एक डायपोल है, मान लो एक डायपोल है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस, इसके चलते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस पे प्रोपोर्शनल होगा, तो क्यू के प्रोपोर्शनल होगा। एक बार क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, 1/r² या 1/r³, तो आंसर क्या होगा 1/r³। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, जनरली न्यूमेरिकल्स वगैरह शॉर्ट डायपोल के लिए हम लोग बनाते हैं। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक और डिस्कशन का पॉइंट है जो आप लोग को जानना चाहिए, डिस्कशन नंबर 2 यही बता दे रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं आप लोगों के लिए। डिस्कशन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। अगर आप ध्यान से देखें, अभी अभी जो हम लोग डायपोल के बारे में पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हम लोग जो पढ़े हैं वो क्या चीज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों को जोड़ने वाला पॉइंट है, और ये पॉइंट हमारा जहां रिजल्टेंट, ये पॉइंट सी था। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिजल्टेंट तो इधर आया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, ये जो ई आया इधर आया। अच्छा, के का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 1/4πε0, फॉर्मूला आपका आ जाएगा, है ना। के हम छोड़ दिए हैं शॉर्ट करने के लिए, 1/4πε0 कोई जरूरी नहीं है बार बार लिखना। अच्छा, यहां से अगर डायपोल मोमेंट देखा जाए, डायपोल मोमेंट इधर की ओर होता है, क्योंकि फिजिक्स में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा कहां से, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। ठीक है, यहां लिखेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड आई है बाबू ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट are along the same direction, are along the सेम डायरेक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो निकल के आ रहा है, क्योंकि इसके बाद हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पर निकालेंगे, याद होगा, अगर ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, इसके चलते ये एक्सेल पॉइंट होता है, इसके ठीक 90 डिग्री का कोई भी पॉइंट वो क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। तभी हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए निकालेंगे। तो वहां पर आप लोग क्या देखिएगा, दो चेंज आएगा, एक तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसमें ये 2 नहीं आएगा, आपको हम दिखाएंगे, बस ये 2 गायब हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। ये एक तरह से किसके लिए निकला, ये एक्सियल के निकला, इसको एक्सियल भी लिख सकते हैं हम चाहें तो, ये एक्सियल के लिए निकला, और ये भी एक्सियल के लिए निकला। तो एक्सियल के इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होता है, और ये 2p/r³ होता है, जबकि हम जो इक्वेटोरियल में आएंगे, मतलब 90 डिग्री वाले लाइन पर निकालेंगे, तो ये 2 नहीं आएगा, और ये इसका डायरेक्शन दोनों अपोजिट होगा, सेम डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, और हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन, है ना, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत आसान सा डेरिवेशन है, पहला डेरिवेशन समझे, दूसरा वैसे आसानी से समझ लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। ठीक, फिर से वही बात, हम शुरुआत वैसे ही करेंगे कि वी कंसीडर, हम मान लेते हैं, वी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ, जिसका कि लेंथ हम 2a मान लेते हैं, एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का चार्ज का वैल्यू, मैग्नीट्यूड q।
फिर से वही कहानी है, हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल मान रहे हैं, इसमें डायग्राम बहुत मायने रखता है, इसलिए डायग्राम को अच्छे से समझेंगे हम लोग, ठीक है। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, चलो एक स्ट्रेट लाइन खींच के बनाते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल है जहां पर कि एक चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर है। ये चार्ज माइनस क्यू है, इसको पॉइंट ए बोल देते हैं। ये चार्ज प्लस क्यू है, इसको पॉइंट बी बोल देते हैं। इसके चलते एक्सियल लाइन पर, ठीक है, इसके चलते एक्सियल लाइन मतलब इसके बीचों बीच पार करने लाइन, सॉरी एक्सियल नहीं, इक्वेटोरियल लाइन पर निकाल रहा है। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है कि इसके बीच से ये पॉइंट ओ रहेगा, जो इसका बीचों बीच पॉइंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि इस डिस्टेंस को मैं क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ये भी ए है और ये पूरा पूरी 2a होता है। तो इसके बीचों बीच पॉइंट पे, ये पॉइंट यहां से ड्रॉ करो ऐसे, एक पॉइंट जो इसको बीचों बीच क्रॉस कर रहा है, उसके किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम कहीं भी ले सकते हैं, इस लाइन पर कहीं भी ले सकते हैं। चलो उस पॉइंट को हम यहां ले लेते हैं। तो आपको इस पॉइंट पर इन दोनों चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और ये जो लाइन एक्सेल लाइन है, पिछले क्लास में समझाए थे, जो लोग नहीं देख पाए थे उसको रिपीट कर लीजिए। तो चलिए करके देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर किधर बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसको इधर डॉटेड करके हम जोड़ देते हैं। डॉटेड करके जोड़ने से फायदा ये होगा कि आपको इलेक्ट्रिक बनाने में सुविधा होगा। एक डॉटेड लाइन बना देते हैं यहाँ से, और थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं, रुको थोड़ा सा और सही से लेके आते हैं, इसको बीचों बीच लेकर आते हैं। चलो इधर आ गया। वैसे इधर भी एक लाइन बनाते हैं। कोशिश करना हम लोगों की लाइन बढ़िया से दिखे, यहाँ बहुत सही बनता नहीं है। एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये लाइन है। चलो इस लाइन पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना, इस पॉइंट का नाम चलो हम क्या कर देते हैं, ए बी सी नाम देते हैं इस पॉइंट को। सी नाम देते हैं, चलो ए बी सी नाम देते हैं इस पॉइंट को हम लोग। अब देखो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बी के चलते बनेगा, बी के चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जाएगा, इसी लाइन के लो, इधर क्यों जाएगा, थोड़ा सा छोटा बना लो इसको, थोड़ा सा छोटा, ज्यादा मोटा बनाने से कोई फायदा है नहीं। ये हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ई बी नाम देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बी पर रखे चार्ज के चलते, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ क्यू वाला चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जो कि अंदर क्यों इसकी तरफ होगा, इधर क्यों, इसको नाम हम देते हैं ई ए नाम देते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर काम करेगा। कहानी बस इतना ही है कि हमारे पास दो चार्ज था, दोनों के चलते पॉइंट सी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था। तो हमने पहले बी के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने क्या करते हैं, मनी मन सपोज करते हैं यहाँ पे कोई छोटा सा प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज को बाहर की ओर धक्का देगा, उसी प्लस चार्ज को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिधर अट्रैक्शन उधर पर मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्शन चाहे रिपल्सन, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड रिएक्शन होता है। ये निकल गया। चलो थोड़ा देर क्या करते हैं, इस हाइट को, ये जो हाइट है उसको आर मान लेते हैं। डायग्राम में समझिएगा, ये जो हाइट है यहाँ पर OC बराबर आर है। जब OC बराबर आर है, ये आधा ए है, तो बता सकते हैं AC बराबर क्या होगा, AC होगा रूट अंडर, है ना, ये हाइपोटेनस है, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, है ना। और ये बराबर BC भी होगा, BC भी वही आने जाना है, ठीक है। उसके अलावा चलो इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, ये एंगल भी थीटा मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि एंगल CAB बराबर एंगल CBA बराबर थीटा, दोनों को दोनों एंगल को, इसको भी थीटा इसको थीटा। बता सकते ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, बताइए आप लोगों में से कोई, कितना होगा, 180 मीटर। नहीं नहीं, ये एंगल एंगल देखिए ऐसा समझिए, ये आपके पास ट्रायंगल है, ये आपका दो इंटरनल एंगल है, ये आपका एक्सटर्नल एंगल हो गया। एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एंगल होता है ना, 2 थीटा हो जाएगा।
यस किसी ट्रायंगल के दो एंगल का सम, इंटरनल एंगल्स का सम बाहर के बराबर होता है, बाहर वाले मतलब बाहर का जो एक्सटर्नल एंगल है इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर होता है। इसलिए ये जो दोनों के बीच का एंगल होगा क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, ये सिंपली 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ आप कोई कुछ पूछना चाहते बोलिए। ये थीटा ये एक्सटर्नल एंगल है, इसलिए 2 थीटा हो जाएगा। इसको हम छोड़ देते हैं नोट्स में ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। तो अगर यहां तक का समझ इसमें किसी को पूछना है इस डायग्राम से रिलेटेड तो पूछ लीजिए। ये थोड़ा सा और स्ट्रेट आएगा, हम स्ट्रेट बनाए नहीं, स्ट्रेट आएगा है ना। ये लेंथ में ये लेंथ थोड़ा ज्यादा हो गया, बराबर करिएगा। ट्रायंगल लगभग, हाँ ये थोड़ा सा और आगे रहता तो और बेटर रहता है ना। एनीवे डायग्राम तो खैर अपनी जगह पर है, तो हम इसमें थोड़ा सा जगह बनाते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ 2 पार्ट में करके बनाएंगे अगल बगल ही। तो देखिए सबसे पहले क्या करना हम लोग को, यहीं पर 2 पार्ट कर लेते हैं ताकि हम लोग ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े। पहले तो ई निकालते हैं। ई बराबर फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो क्यू की जगह तो क्यू है, मॉड क्यू माइनस क्यू। ये किसके चलते बन रहा है, माइनस क्यू के चलते ना। क्यू डिस्टेंस यानी एसी का स्क्वायर, तो क्यू के क्यू। अब बता सकते हैं एसी का वैल्यू तो यहां से ले लीजिए, रूट अंडर ए स्क्वायर आर स्क्वायर। और चूंकि एसी का स्क्वायर तो सिंपली क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। निकल गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अगेन अब निकालते हैं ईबी। ईबी ईबी के लिए भी डिस्टेंस देखिए वही है, बीसी है। फॉर्मूला फिर से वही काम करेगा, क्यू ये भी क्यू ही है। एसी की जगह बस हो जाएगा क्या, बीसी का स्क्वायर। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि रिजल्ट सेम ही आएगा, क्योंकि ये भी कितना हो जाएगा, क्यू ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एसी और बीसी बराबर आ रहा है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक और चीज हम यहाँ यूज करेंगे जो डायग्राम में ही आपको बताते हैं, यहां से हम कॉस थीटा का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कॉस थीटा का भी आगे हम यूज करेंगे, क्या जरूरत पड़ेगा उसमें बताएंगे। फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, जहां दिक्कत हो वहां देखा जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ई भी निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। ठीक है, अब यहां से हम 2 पार्ट कर रहे हैं, देख लीजिए। चाहे तो थोड़ा सा और नीचे जा सकते हैं, लेकिन यही दिखाते हैं। Therefore by principle of सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन लगाइए। एट पॉइंट सी लिख देते हैं, एट पॉइंट सी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एट पॉइंट सी लिख देते हैं बढ़िया से पूरा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई इक्वल टू होगा क्या, ई ए प्लस ई बी। यही दोनों का जोड़ होगा, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। हमको चाहिए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना होगा, ई ए का स्क्वायर ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी cos 2 थीटा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल cos 2 थीटा है। 2 थीटा है इसलिए cos 2 थीटा होता थीटा है, लेकिन यहाँ 2 थीटा तो 2 थीटा लिखाएगा। अच्छा अपनी एक सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, क्योंकि ई ए ई बी बराबर है तो लेट ई ए बराबर ई बी। थोड़ा सा और स्पेस क्रिएट करते हैं ताकि हमको फिर कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। हाँ इतना में हो जाएगा। ई ए बराबर ई बी बराबर एक्स, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो पहले ऐसा करते हैं, इससे क्या होगा ना कि बहुत सारा झंझट सा बचेगा। क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर, पूरे को एक्स मान लेते हैं, क्योंकि दोनों को दोनों बराबर पूरे को एक्स मान लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। अब देखो सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा, कितना आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए रूट अंडर ये हो गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे का वैल्यू एक्स माने हुए हैं, दोनों बराबर था, एक्स स्क्वायर ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर। चलिए 2x एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा cos 2 थीटा। ठीक है, अब सारा काम रूट के अंदर ही हम कर ही देते हैं। ठीक है, अब यहाँ मानने की जरूरत नहीं, इसी में थोड़ा सा नीचे चल रहा है।
यहीं पर पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब सिर्फ कैलकुलेशन है, डायग्राम में जब चलना होगा तो डायग्राम चल के पीछे दिखाएंगे। देखिए ये कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो गया 2x स्क्वायर cos 2 थीटा। अच्छा रूट के अंदर एक काम करते हैं 2x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 1 बचेगा और प्लस यहाँ पर cos 2 थीटा ही सिर्फ बचेगा। अरे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये तो x x इसका पुट करोगे 2x स्क्वायर होगा ही, बाहर ले लिए तो अंदर क्या बचा 2x स्क्वायर, तो यहाँ से हम 2x स्क्वायर को रहने देते हैं अभी भी। अब यहाँ पर 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, ये तो आप लोग पढ़े हुए हैं। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है बताइए आप ही लोग। cos 2 स्क्वायर cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, ये तो फिजिक्स मैथ्स का चीज है। तो कितना हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, बाहर निकालिए क्या बचेगा, इसे बाहर निकाले 2 बचेगा, 2 से 2 x cos थीटा, इतना ही ना बचेगा। yes sir. यही मेरा रिजल्टेंट रेक्टिफाइल आ चुका। अब नेक्स्ट पेज में चलेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू यहाँ पर रखा हुआ, दिमाग में बैठा लीजिए, चूंकि आगे चलकर पुट कर देंगे। x का वैल्यू यहाँ से उठाएंगे के क्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब रह गया cos थीटा का वैल्यू कहाँ से उठाएंगे, तो cos थीटा का वैल्यू के लिए आपको वापस डायग्राम में आना होगा। हम वापस डायग्राम में आते हैं, जो हम यहाँ पर बनाए हुए थे ऊपर में, ये देखिए यहीं से cos थीटा निकाल के बगल में ही रख देते हैं, यहीं पर cos थीटा निकालिए, यहीं पर लिख देते हैं cos थीटा, ये सब तो अलग से है पूरा। cos थीटा आप निकालिए इस ट्रायंगल से CAO से, इस ट्रायंगल से cos थीटा निकालिए, तो क्या cos थीटा क्या होता है b/h, a by under root a plus r ओ square. ए बाय ये ओ ए बाय ए सी, ओ ए क्या हो गया ए और ए सी क्या हो गया, देखो यहाँ लिखा हुआ रूट अंडर ए स्क्वायर पावर स्क्वायर। कैसे निकाले, इन ट्रायंगल कौन सा यूज किए CAO को हम यूज किए, ठीक है। अब वापस चलते हैं हम लोग, बस रिजल्ट आ ही गया है, थोड़ा सा बचा हुआ, नेक्स्ट पेज में चलते हैं सीधे। लास्ट क्या बचा था एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, 2x cos थीटा बचा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आते हैं, यहीं शुरू करते हैं। हमारे पास e बराबर क्या बचा हुआ है 2x cos थीटा बचा हुआ है। x का वैल्यू क्या है k क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था ना जी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और cos थीटा का वैल्यू क्या आया था बताइए कोई, a बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही आया हुआ था। और देखो कितना आसानी से रिजल्ट आ गया, देखो k को अपनी जगह पर रहने दो, ऊपर वाले थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, q इंटू 2a कर देते हैं साथ में, और नीचे में देखो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर हम 3/2 कर दिए। कैसे, क्योंकि यहाँ पर इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर ए स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2, इसका पावर 1, इसका पावर 1/2, तो 1/2 प्लस 1 3/2। अरे सेम बेस में पावर को जोड़ देते हैं ना, ये 1 है 1/2 है, इसका 1 इसका 1/2 जुड़ जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 रख दिए। अब एक स्टेप और देखिए के क्यू इंटू 2a को हम पी लिख सकते हैं, ये तो डायपोल मोमेंट होता है। और यहाँ क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन फॉर्मूला, ठीक है। वेयर पी बराबर क्या है क्यू इंटू 2। लेकिन यहाँ डिस्कशन पार्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम अब क्या बताया था पिछला और इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा, ज्यादा नहीं, ये मेन फॉर्मूला होगा, इसको कर दो इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा हमको लगता है ना। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, उसमें लिख देना दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यही हमको चाहिए था, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। एक पेज और चलते हैं, अच्छा इसी में अब लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं डिस्कशन पार्ट में। डिस्कशन पार्ट में दो पार्ट, पहला फॉर शॉर्ट डाइपोल, अगर डाइपोल छोटा है, फिर से वही बात, यदि डाइपोल छोटा है, ये हमारा डाइपोल है,
ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और अभी हमारा पॉइंट यहां पर है, यही पॉइंट सी है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। यही डिस्टेंस हमारा क्या है, आर है। तो यदि डाइपोल छोटा, अच्छा एक और बात, ये डिस्टेंस हमारा ए है। यदि डाइपोल छोटा है तो ए बहुत छोटा होगा किससे, आर से। देयरफॉर अब क्या फर्क पड़ेगा, हमारे पास जो फॉर्मूला आया था क्या आया था, के पी बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। फिर से देखिए क्या हो रहा है अब यहाँ पर अब क्या है कि ए बहुत छोटा है, ए छोटा है आर की तुलना में, तो ए का स्क्वायर और छोटा होगा और आर का स्क्वायर और बड़ा होगा। तो बहुत बड़े में बहुत छोटा कोई चीज जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको यहाँ हम नेग्लेक्ट कर देंगे। मान लो 1 लाख में वो 0.01 पैसा जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही चीज यहाँ भी हो जाएगा। इसलिए अगला स्टेप में हो जाएगा के पी, और ये सिंपली बचेगा आर स्क्वायर, सिर्फ बचेगा, ये हट जाएगा 3/2। यहाँ लिख देंगे नेग्लेक्टिंग ए स्क्वायर बीइंग स्मॉल, छोटा है ये। तो रिजल्ट क्या आ गया, के पी बाई आर क्यू, देख लो यही रिजल्ट आया। पिछला में यहीं पर 2p था, यहां पर क्या आ गया, p आ गया। ठीक है, एक और डिस्कशन समय है 2 मिनट, उसको भी देख लिया जाए, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट समय है, उसको भी देख ही लो। देखो है क्या, डिस्कशन नंबर 2। जरा हम, ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉइंट सी था। पॉइंट सी को हम लोग ऐसे करके यहाँ जोड़ देते हैं, ऐसे करके यहाँ जोड़ देते हैं। अब जरा बताओ कि डाइपोल, ये ए था बी था, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो ए से बी रहेगा हमेशा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है बी के चलते, वो तो इधर की ओर था, ई बी था ऊपर की ओर, ई ए था नीचे की ओर, चूंकि नेगेटिव चार्ज है, और दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, दोनों को बीच से। बीच से, क्योंकि दोनों बराबर है। जब भी बराबर होता है इलेक्ट्रिक वेक्टर्स का वैल्यू, तो रिजल्टेंट हमेशा बीचों बीच जाता है। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर गया बीचों बीच, ई। बाकी आपको बताया था ये थीटा था, ये थीटा था, बाकी सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और पी के बीच का है, दोनों एक दूसरे क्या अपोजिट है ना। लिखेंगे देयरफॉर resultant electric field intensity and P are directed opposite to each other, opposite to each other। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आप लोग जब भी डिस्कशन लिखिए इस पार्ट को जरूर मेंशन करिएगा। जब देखो दोनों में अंतर समझ में आ गया, पिछले वाला जो था उसमें यहाँ 2 था, यहाँ 2 नहीं है एक्सेल लाइन वाला पर, और यहाँ पर ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, जबकि वहां पर क्या था, सेम डायरेक्शन है। ठीक है, आप चाहें तो इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, एक्चुअल और इक्वेटोरियल का, है ना। अगर थोड़ा सा अगर हम लोग इसमें इंक्रीज करना चाहें, टाइम तो वैसा बचा नहीं हुआ है, लेकिन वो 2 मिनट का काम है, ज्यादा देर का काम नहीं है। अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहें, जैसे पिछले बार जो है तो उसको अगर एक्सियल माने, एक्सियल उसको मान ले, वो आया था हमारा कितना, के टाइम्स 2p/r क्यू आया था। जबकि अभी जो आया इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं, चलो इक्वेटोरियल, ये क्या आया, के टाइम्स p/r क्यू। यदि दोनों का हम रेशियो निकाल दें, ई एक्सियल बाय ई इक्वेटोरियल लगा दें, क्या लगता है, सब तो कट जाएगा, दोनों का रेशियो निकालोगे तो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, तो यहां से क्या क्लियर हो रहा है, यहां से क्लियर हो रहा है कि जो एक्सियल होता है वो 2 टाइम्स होता है किसका, इक्वेटोरियल का। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, ठीक है, थोड़ा सा रगड़ दिए हैं, समझ आना तो लो। एक्सियल का जो वैल्यू होता है वो इक्वेटोरियल का 2 टाइम्स होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ये इक्वेटोरियल है, ये बेस में लिखा हुआ है ना, इक्वेटोरियल लिख लीजिएगा आप लोग बढ़िया से, इक्वेटोरियल लिखा हुआ बेस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां बनता है, मतलब अगर आपके पास एक डाइपोल है, कहने का मतलब क्या है, यदि आपके पास एक डाइपोल है, इसका 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो बना, इसको ई एक्सियल बोलेंगे, और इसके ठीक 90 डिग्री पर यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर बनता है, इसको ई इक्वेटोरियल बोलेंगे, इक्वे लिख के छोड़ते हैं, ठीक है। दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, यहां वाला, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सॉरी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। देखो यही कहानी मैग्नेट में भी होता है। मान लो तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, मान लो यहीं पर एक मैग्नेट हम रखते हैं, हम बताए ना वो भी डायपोल ही होता है। मान लो इधर नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो हमको ये बताओ यहाँ ज्यादा अट्रैक्शन महसूस होता है कि बीच में? अगर एक लोहे को यहाँ लाओगे और बीच में लाओगे, ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ महसूस होता है, यहाँ पे क्या? अरे मैग्नेट मैग्नेट यूज किया हुआ तुम लोग ना, तुम लोग देखते होगे। यस सर। हाँ, तो मैग्नेट अगर है, ये नॉर्थ है साउथ है, तो यहाँ पर ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ये किनारे में इसका, यही एक्सियल पार्ट में, यहाँ पर अट्रैक्शन कम होता है। वही चीज यही यहाँ भी देखना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट यहाँ ज्यादा होगा, मतलब कोई चार्ज यहाँ तेजी से अट्रैक्ट होगा चाहे रिपेल होगा, इस सिस्टम के चलते यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट होगा, रिपेल यहाँ पर कम होगा, ठीक है। चलो यही कहानी रहा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग को ऑडियो वीडियो भेज देंगे, बहुत लोग ज्वाइन